नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नदियों का प्रतिरूप। नदियों का पैटर्न क्या होता है, नदियों की घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों का अपर्दन तथा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ मतलब होता है कि स्थल पर बनी हुई आकृति। तो नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से कैसी आकृति बनी है स्थल पे, इसी को स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है नदियों के बारे में, नदीय तंत्र के बारे में पढ़ा हमने। नदियों के प्रकार जान लिए हमने, जल की उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अपवाह ढाल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने जान लिया है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे नदियों के प्रतिरूप के बारे में। तो रिवर पैटर्न। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं नदी प्रतिरूप होता क्या है। तो नदी प्रतिरूप बेसिकली होता है, ये हमारी मान लीजिए कि ये मुख्य नदी है। अब मुख्य नदी में सहायक नदियाँ होंगी। ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी, ये सहायक नदी है। सहायक नदियों की उपसहायक क्या होंगी, तो ये उपसहायिकाएँ हैं। अब ये पूरा जो स्वरूप बनता है, पूरी नदियों को मिलाकर, नदी तंत्र को मिला के जो स्वरूप बनता है, इसी को हम कहते हैं नदीय प्रतिरूप या रिवर पैटर्न। तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी भी मुख्य नदी से मिलने वाली विभिन्न सहायिकाएं आपस में जुड़कर जिस विशिष्ट स्वरूप का धारण करती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नदीय प्रतिरूप। तो ये निम्न प्रकार की होती है। तो पहला है वृक्षाकार। तो वृक्षाकार प्रतिरूप, तो ऐसा प्रतिरूप जो वृक्ष के समान दिखाई देता हो, ऐसा नदी तंत्र जो वृक्ष के समान दिखाई देता हो, उसी को कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, उसकी अधिकांश नदियां जो है वृक्षाकार प्रतिरूप ही दिखाई देता है। तो यहाँ हम प्रायद्वीपीय नदियों को जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो बेसिकली प्रायद्वीप जो होता है, किसी भी स्थलखंड को जो जिस स्थलखंड के तीनों ओर जल भरा हो, तीनों ओर क्या हो, जल से घिरा हो, ऐसा स्थलखंड जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ऐसा ही स्थलखंड हमारा भारत है, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय तट है। तो यहीं पे कुछ नदियां हैं जो कि वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, तो उनको हम देखेंगे। अधिकतर नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, वो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। तो इनमें से कुछ नदियों को हम देख लेते हैं, आगे बढ़े और देख लेते हैं। पहली नदी हम चेक करते हैं, ये है गोदावरी, जो कि एक प्रायद्वीपीय नदी है। निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पठार से निकलेगी, त्र्यंबक के पठार से निकलेगी ये नदी, और ये बहते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना बहेगी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसकी कुछ सहायिकाएं हैं, सहायिकाओं को हम देख लेते हैं। ये है परवारा है, दुधवा है, ऊपर से आके मिलती है, इसी की सहायिका पूर्णा है। ये दुधवा परवारा हो गया। पेनगंगा है, पेनगंगा से आके बेनगंगा मिलती है, यहाँ ऊपर आके वर्धा मिलती है। पेनगंगा जो निकलता है, ये निकलता है मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत से। तो यहाँ पेनगंगा से बेनगंगा मिलती है और प्राणहिता के नाम से ये गोदावरी में मिल जाती है। फिर इधर मिलती है इंद्रावती नदी, उड़ीसा से आती है। छत्तीसगढ़ से सबरी नदी आती है, इधर से आती है मंजरा नदी, और इसी की सहायक है तिरना। अब ये पूरा नदी तंत्र मिला के जो हो जाता है, ये वृक्ष के समान दिखाई पड़ता है हमको। अगर हम देखें इसको तो ये वृक्ष के समान दिखाई पड़ता है। तो इसी को कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। तो ये हमारा एक नदी हो गया। कृष्णा नदी भी ऐसे ही है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में बहती है। ऊपर से इसे भीमा नदी आते मिलती है। यहाँ पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा आके मिलती है यहाँ पे। तो ये सारी ऐसा प्रतिरूप बनाता है जैसे कि वृक्ष के समान हो। तो इसी को कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। तो आगे बढ़ें और हम अगला देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हम देखते हैं अगला हमारा जो है वो जालीनुमा प्रतिरूप है। तो ये जो प्रतिरूप है, यह प्रतिरूप विभिन्न पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित घाटी क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो ये जो है घाटी क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जैसे दो पर्वत के मध्य जो नदी है कोई,
ये नदी कोई दो पर्वत के मध्य कोई, मान लिया ये नदी बह रही है, तो ये जालीनुमा इधर से इसकी सहायिकाएँ आके मिलती हैं तो एक जाली की तरह बन जाता है, प्रतिरूप बन जाता है। तो इसी को कहते हैं जालीनुमा प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। तो यही नदियाँ जो हैं आयताकार की तरह दिखाई देती हैं, तो वो आयताकार प्रतिरूप। और अरीय अपवाह प्रतिरूप, ये इम्पॉर्टेंट है, अरीय अपवाह प्रतिरूप। तो इसको हम जानेंगे कि अरीय अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। जब किसी केंद्र से विभिन्न नदियाँ, आगे हम थोड़ा सा फिगर बनाते हुए चेक देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, जब किसी केंद्र से, मान लिया ये कोई केंद्र है, पर्वत हो या पठार हो, अधिकतर ये कंडीशन पठारों पे लगता है। तो ये पठार, मान लिए हम कोई पठार है, ये केंद्र से विभिन्न नदियाँ अलग अलग दिशाओं में अपवाहित होती हैं। तो इस केंद्र से मान लिया ये कुछ नदियाँ हैं जो अलग अलग दिशा में अपवाहित होती हैं, तो ये अरीय अपवाह प्रतिरूप निर्माण करती हैं। अभी ये जो पूरा प्रतिरूप हो गया, ये एक अरीय अपवाह प्रतिरूप के बारे में एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया। अब छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं ऊपर पुनपुन, फल्गु, घग्गर नदियां हैं। इधर निकलेगी दामोदर नदी, इधर निकलती है ब्राह्मणी नदी। तो ये छोटा नागपुर के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां भी निकलती हैं। तो ये जो पूरा प्रतिरूप बनता है, ये अरीय अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। मतलब केंद्र से सारी नदियां बाहर की ओर जाएंगी, अरीय अपवाह। इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपकेंद्रीय मतलब बाहर, केंद्र से बाहर। और अगला अवकेंद्रीय होगा जो केंद्र की ओर आएंगी। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कि आगे बढ़ के अगर हम फिगर बनाते हैं तो चेक कर लेते हैं कि अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप जो होता है, जब नदियाँ विभिन्न दिशाओं से, जैसे एक दिशा से यहाँ से, एक दिशा से यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आकर किसी एक केंद्र में आके मिलती हैं। एक जगह है जहाँ पे आके सारी नदियाँ मिलती हैं और यहाँ क्या निर्माण करती हैं, एक झील का निर्माण कर देती हैं। जब पानी आएगा तो पानी कहीं ना कहीं रुकेगा, तो वो झील का निर्माण कर देती हैं। तो ये झील जो है बेसिकली ये पलाया झील बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, पलाया झील, पलाया झील। तो ये पलाया झील होगा। ये बेसिकली खारी झीलें होती हैं। तो यहाँ पे हम देख लिए। अब इसी के जो किनारे किनारे मिट्टी होती है, ये मान लिया हम कि ये किनारे किनारे जो मिट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं बजादा। बजादा बोला जाता है। रेतीली मिट्टी अधिकतर होती है तो ये बजादा बोला जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ तो हम बता दिए हैं एक तरीके से। तो ये यहाँ पे हम फिगर में देख लेते हैं। तो ये फिगर में यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं। ये वृक्षाकार हो गया, ये जालीनुमा है, जालीनुमा। तो ये पर्वतों के बीच में होते हैं। देखिए पर्वत हैं, इन्हीं के बीच बीच में नदियाँ बहती हैं, तो ये जालीनुमा बहती हैं। ये आयताकार हो गया, आयत की तरह दिखती हैं। ये अरीय अपवाह हो गया, ये बीच में कोई उच्च भूमि है जहाँ से नदियाँ निकली हुई हैं हर तरफ। तो ये अरीय अपवाह मतलब अपकेंद्रीय, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ नदियाँ जा रही हैं, तो अरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हो गई। अब यहाँ पे भी कुछ फिगर हैं, जैसे कि ये वृक्षाकार है, ये जालीनुमा है, ये अरीय अपवाह का है, ये बीच का केंद्र है, यहाँ से नदियाँ बाहर की तरफ जा रही हैं, अरीय अपवाह है। ये पैरेलल समानांतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। अभी आगे बढ़ें और देख लेते हैं। ये आयताकार है, ये देखिए ये आयत की तरह से है, ये आयत की तरह से है, तो ये आयताकार चित्र हो गया। तो इसमें यही सारे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े हम देख लेते हैं अंतःस्थलीय अपवाह। ये हमको आपको अभी बना के दिखाए हैं कि ये विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आई हैं और नदियाँ जब आई हैं तो आके अपना जल विसर्जित करेंगी, तो वहाँ से एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये देखिए झील का निर्माण हो गया है। ये झील को क्या कहेंगे, पलाया झील कहेंगे। इस झील को क्या कहेंगे, पलाया झील कहेंगे। और ये बगल बगल की जो मिट्टियाँ होती हैं, रेतीली मिट्टी हम कहेंगे, ये रेतीली मिट्टी अधिकतर होती हैं।
तो ये बजादा कहलाती हैं। तो ये हो गया अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप। अब ये आगे बढ़ें तो हम देखते हैं, पढ़ेंगे जो है समानांतर प्रतिरूप। तो समानांतर प्रतिरूप क्या होता है? समानांतर प्रतिरूप जब विभिन्न सरिताएं एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब ये कोई मुख्य नदी है, इसमें मिलने वाली नदियां हैं, ये एक समानांतर तरीके से मिल रही हैं, एक समान आके मिल रही हैं, इसी को समानांतर प्रतिरूप कहेंगे। तो समानांतर प्रतिरूप कौन कौन सी नदियाँ? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारी गंगा नदी है, आगे बढ़े हम फिगर बना के दिखाते हैं आपको। जो हमारी गंगा नदी है, मान लिया ये हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी की ऊपरी जो सहायक नदियां हैं सब समानांतर आके मिलती हैं, तो वो समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारी गंगा नदी में आके कौन कौन नदियाँ मिलती हैं, यहाँ से हम ब्लू लेते हैं। अब देखते हैं तो ऊपर से हमारी नदियाँ आके मिलेंगी। रामगंगा आके मिलती हैं, कहाँ? कन्नौज में आके मिलती है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे गोमती आके मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, महानंदा मिलती है। तो ये हम अगर देखें, इसका पैटर्न देखें तो ये सब समांतर मिलती हैं, तो इसी को हम कहते हैं समानांतर प्रतिरूप। तो ये पूरा प्रतिरूप मिलकर हो गया समानांतर प्रतिरूप में आ जाता है। तो आगे बढ़े हम देख लेते हैं, आगे एक उदाहरण और चेक कर लेते हैं समानांतर का। एक हमारा हो गया जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं हमारी पश्चिमी घाट से, तो इसमें रेड ले लेते हैं। तो ये हमारा पश्चिमी घाट से, अगर ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है तो यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट कटा छटा हुआ है, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो समानांतर का उदाहरण देती हैं, समानांतर प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे मांडवी निकलती है, गोवा में मांडवी नदी है, यहाँ पे जुआरी निकलती है। यहाँ केरल में अगर आएँ तो गायत्री निकलती है, पेरियार निकलती है। ये सब देखिए अगर आप, तो समानांतर निकल रही हैं और अरब सागर में जाके गिर रही हैं। तो ये समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण हो गई। तो आगे बढ़े हम देखते हैं अगला क्या है हमारा वृत्तीय प्रतिरूप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बना के दिखा देते हैं आपको फिगर एक। वृत्तीय प्रतिरूप का मतलब है कि नदियाँ एक वृत्त नुमा बनाती हैं आकार, ऐसे बढ़ेंगी। मान लिया एक नदी निकली और यहाँ पे आके जल विसर्जित कर रही है, यहाँ आगे बढ़ी, एक नदी इधर से निकल रही है, तो एक नदी इधर से निकल रही है। अब ये नदी आगे जाके कहाँ जल विसर्जित कर रही है वो नहीं, लेकिन निकल रही है वृत्त के समान। तो प्रतिरूप जो हमारा बन रहा है वो वृत्त के समान बन रहा है, तो इसी को वृत्तीय प्रतिरूप कहते हैं। तो ये हमारी सारी प्रतिरूप हो गई, ये इतना ही प्रतिरूप था। आगे हम पढ़ेंगे नदी घाटी का विकास। तो देखेंगे कि नदियाँ अपने उद्गम केंद्र से मुहाने तक घाटी का विकास 4 प्रकार से करती हैं। कितने प्रकार से करती हैं भाई? तो 4 प्रकार से करती हैं। पहला है लंबवत अपर्दन, तो इसको समझें। इसके द्वारा निरंतर घाटी को अपने गहरा करती हैं। तो नदियाँ जो हैं इसके द्वारा लंबवत अपर्दन के द्वारा निरंतर अपने घाटी को गहरा करती हैं। तो गहरा कैसे करती हैं? तो मान लिया कि ये नदी हो गई, ये नदी है, ये नदी है, ये नदी में पानी बह रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है नदी में। तो नदियाँ इतनी तेज़ बह रही हैं कि ये अपने जो तलहटी है, मान लिया ये तल है, अलग कलर लेते हैं तो समझ में आएगा आपको, ये इसका तलहटी है। अब ये वेग इतना तेज़ है कि ये अपने तलहटी से भी अपर्दन कर रही हैं और ये धीरे धीरे गहराई में यहाँ से मृदा है, जो मिट्टी है नीचे की, उसको भी अपर्दित करके अपनी गहराई को बढ़ाती जा रही हैं। तो इससे जो अपर्दन कहेंगे तो वो लंबवत हो रहा है ना, गहराई बढ़ रही है, तो इसी को कहेंगे लंबवत अपर्दन। तो आगे बढ़ें और देखते हैं अगला क्या है, क्षैतिज अपर्दन अगला है। क्षैतिज अपर्दन, नदियाँ इसके द्वारा अपनी चौड़ाई को में वृद्धि करती हैं। तो इसको देखते हैं चौड़ाई कैसे वृद्धि करती हैं। मान लिया ये नदी है, ये इसके दायां किनारा है, ये बायां किनारा है। तो नदियाँ अपनी प्रवाह वेग को बढ़ाती हैं जब, तो इससे बगल की मृदा को भी अपने अंदर समेटती जाती हैं, काटती जाती हैं। ये चीज़ तो आपने देखा भी होगा, अगर आप नदी के किनारे रहते हैं या किसी भी नदी के किनारे में जाते हैं तो यहाँ से तलहटी पे किनारे जो है मृदा का कटाव होता है
और ये नदियाँ अपने आप को चौड़ी करती हैं, तो इसी को हम कहेंगे क्षैतिज अपर्दन। तो ये हुआ क्षैतिज अपर्दन। क्षैतिज अपर्दन में नदियाँ अपनी चौड़ाई को बढ़ाती हैं और लंबवत अपर्दन में नदियाँ अपनी गहराई को बढ़ाती हैं। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं शीर्ष अपर्दन। शीर्ष अपर्दन क्या होता है? इसके द्वारा नदियाँ अपने उद्गम केंद्र से पीछे हटती हुई लंबाई को बढ़ाती हैं। अब ये शीर्ष अपर्दन है। मान लिया ये नदी कोई है, ये उद्गम स्थल है, यहाँ से नदी जो है निकल रही है और ये आगे बढ़ रही है। तो जो जहाँ से उद्गम स्थल है, यहाँ से नदी इतनी तीव्र से निकल रही है कि पीछे से भी कटाव कर रही है और इसको अपर्दन कर रही है, जिससे ये शीर्ष इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिससे अगर ये मान लिया इतना कटाव करेगा, इतना अपर्दन करेगा, तो ये लंबाई इतना बढ़ जाएगा। तो इसी से कहते हैं कि शीर्ष अपर्दन से नदी की लंबाई में वृद्धि होती है। अब मुहाना अपर्दन क्या होता है? तो नदियों के जल विसर्जित करने वाला बिंदु जहाँ नदियाँ जल विसर्जित करती हैं वो मुहाना कहलाता है। यदि नदियाँ इसका अपर्दन करने लगें तो इसकी लंबाई में कमी होगी। अभी इसको भी देख लेते हैं, लंबाई में कैसे कमी होगी भाई। तो लंबाई में कमी होगी कि मान लिया ये नदी है, ये निकला, यहाँ विसर्जन करता है, नदी यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ विसर्जित करती है। तो अगर मान लें कि नदियाँ जो हैं यहाँ अपने मुहाने पर अपर्दन करने लगे, तो अगर मुहाने पर अपर्दन करने लगे तो ये मान लिया इसका मुहाना हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये इसका मुहाना है। अब इसको काटना शुरू कर देगी ये, तो ये काटेगी तो ये पीछे आना शुरू हो जाएगा, जिससे इसकी लंबाई में कमी हो जाएगा। इतनी लंबाई कम हो गई। अब यहाँ पे गिराने लगेगी ये अपना जल, तो इससे लंबाई में कमी होती है। तो ये हो गया हमारा मुहाना अपर्दन। मुहाना अपर्दन से लंबाई में कमी होती है। तो ये क्वेश्चन अगर होता है कि पूछता है कि किस अपर्दन से नदियाँ अपने लंबाई में वृद्धि करती हैं, तो वो होगा शीर्ष अपर्दन, मुहाना नहीं, शीर्ष अपर्दन। और किस अपर्दन से लंबाई में कमी आती है तो वो मुहाना अपर्दन होगा। किस अपर्दन से नदियाँ अपना गहराई को वृद्धि करती हैं, तो गहराई की वृद्धि जो करती हैं वो लंबवत अपर्दन में करती हैं। किस अपर्दन से नदियाँ जो है अपनी चौड़ाई में वृद्धि करती हैं, तो वो नदियाँ जो चौड़ाई में वृद्धि करती हैं वो क्षैतिज अपर्दन है। तो आगे बढ़ें, हम समझ गए ना लंबवत अपर्दन क्या होता है, क्षैतिज अपर्दन क्या होता है, शीर्ष अपर्दन क्या होता है, मुहाना अपर्दन क्या होता है। तो इसमें नदियाँ लंबवत अपर्दन के अंतिम सीमा के आधार तल या बेस लेवल कहा जाता है। जहाँ नदियाँ अंतिम जो लंबवत अपर्दन होता है, जहाँ नदियाँ लंबवत अपर्दन ख़त्म कर देती हैं, वहाँ पे एक लेवल बन जाता है, उसी को बेस लेवल कहा जाता है। आधार तल इसी को बोलते हैं। यह हमेशा समुद्र तल के बराबर माना जाता है। मतलब समुद्र तल और आधार तल को बराबर, नदियों का आधार तल जो है और जो समुद्र तल है ये सेम होता है। इसकी लंबाई बराबर मानी जाती है। इसकी संकल्पना जो है वो दिया था पॉवेल महोदय ने। ये पूछा जाता है कि इसकी संकल्पना किसने दिया था, तो पॉवेल महोदय ने दिया था कि नदियों का आधार तल जो है बेस लेवल क्या है, बेस लेवल की संकल्पना, और ये समुद्र तल के बराबर माना जाता है। इसकी संकल्पना पॉवेल महोदय ने दिया है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं हम कि नदियों के अपर्दन अथवा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ मतलब स्थल पर जो आकृति बनती है। अब नदियाँ स्थल पे बह रही हैं तो आकृतियाँ भी स्थल पर ही बनाएंगी। हाँ, तो इसी से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। नदियों के अपर्दन या निक्षेपण से, अपर्दन से भी बनती हैं स्थलाकृतियाँ, निक्षेपण से भी बनती हैं। अपर्दन और निक्षेपण के बारे में जानना हो तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये नहीं, इससे पिछले वीडियो में हम अपर्दन और निक्षेपण बताए हैं। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं गार्ज और कैनियन। पहला है गार्ज और कैनियन। नदियाँ अपने निक्षेपण से अपर्दन से गार्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। किससे? अपर्दन से, निक्षेपण से नहीं, अपर्दन से। हाँ, तो जानें कि अपर्दन से नदियाँ जो हैं गार्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। अब गार्ज किससे कहते हैं? तो गहरी और सकरी घाटी को ही गार्ज कहते हैं। जो घाटी होती है, गहरी है या सकरी है, उसी को गार्ज कहते हैं। तो ये है गार्ज। मान लिए ये गार्ज है। अब ये सकरी है, घाटी है, गहरी है, तो इसी को गार्ज कहेंगे। और अगर ये इसका विस्तृत रूप हो जाए और ये चौड़ा हो जाए तो इसी को कैनियन कहते हैं। तो ये कैनियन है। तो सबसे बड़ा कैनियन जो है
वो ग्रैंड कैनियन है, जो कि कोलोराडो नदी पर पाई जाती है। ग्रैंड कैनियन ये यूएसए में है। ये ग्रैंड कैनियन का ही पिक है। यूएसए में ग्रैंड कैनियन का ही पिक है ये पिक है। और ये गार्ज है। सबसे बड़ा गार्ज जो है वो सिंधु नदी पर बनता है। सिंधु नदी पर एक बूंदी गार्ज है, बूंदी गार्ज के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी पर बनता है बूंदी गार्ज। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा गार्ज किस नदी पर बनता है, तो वो सिंधु नदी पर। और सबसे बड़ा कैनियन तो ग्रैंड कैनियन है, कोलोराडो नदी पर बनता है। ये जो है यूएसए में है। तो आगे बढ़ें और हम जलप्रपात को जानेंगे, वाटरफॉल क्या होता है। तो जलप्रपात जो होता है ये बेसिकली होता है जब खड़े ढाल से नदियाँ ऐसे, अगर एक ढाल है यहाँ पर हम देखें, यहीं से जान लें कि नदियाँ उधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं और एकदम खड़ा ढाल पा गई और नदियाँ तीव्र वेग से नीचे गिरती हैं, तीव्र वेग से नीचे गिर रही है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटरफॉल या जलप्रपात। यहाँ पर भी देखें, यहाँ से नदियाँ जंगलों से होती हुई आ रही हैं और यहाँ पर तीव्र वेग से नीचे गिर रही हैं। ये खड़ा ढाल है, खड़े ढाल पर ही बनेंगी, तो इसी को कहते हैं जलप्रपात। तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कुंचिकल, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। और ये जो पिक है ये जो है कुंचिकल का ही है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजेल है। एंजेल जो है, ये जो चित्र है ये एंजेल का है, साउथ अमेरिका में है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या होता है, तो नदी विसर्ग जो होता है मैदानी भागों में ये क्रिया होती है। नदी विसर्ग का, जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, मान लिया ये देखिए ये मैदानी भाग का ही चित्र है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, हाँ तो ये इतना ही होगा। तो नदियाँ जो हैं जब मैदानी भागों में आती हैं तो इनके वेग में कमी आ जाती है। और किसी भी चीज़ में अगर हम देखें कि वेग में अगर कमी आ जाती है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, आप ही बताइए। तो जब वेग में कमी आ जाती है वो हिलने डुलने लगती है और इसी की वजह से एक विसर्पनुमा, मतलब सांप जैसे चलता है उसी के नुमा एक आकृति बन जाती है। टेढ़ा मेढ़ा आकृति जो बनता है इसी को कहते हैं नदी विसर्प। तो ये नदी विसर्प कहलाता है। इसमें इस फिगर में देखिए तो यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं अपने पर्वतों से, तो ये उतना विसर्प नहीं करती, ये सीधे चलेंगी क्योंकि इसका वेग तेज़ है। लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में आएंगी नदियाँ तो इनके वेग में कमी आ जाती है, तो ये क्षैतिज अपर्दन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये क्षैतिज अपर्दन के कारण ये नदियाँ विसर्पनुमा, सांप की नुमा चलना स्टार्ट कर देती हैं और ये चलते चलते आगे बढ़ती हैं। तो इस वजह से ये नदी विसर्प का निर्माण होता है एक। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं आगे क्या है, बाढ़ का मैदान हम पढ़ेंगे। तो बाढ़ के मैदान को हम जान लें। तो बाढ़ का मैदान क्या है, नाम से ही पता चलता है, जैसे कि बाढ़ का मैदान, नाम ही से पता चल रहा है कि बाढ़ से जो मैदान निर्मित होता है। तो बाढ़ से निर्मित मैदान कैसे में निर्मित होगा, बाढ़ जब मान लिया ये नदी है, अब ये नदी है, नदी में जब बाढ़ आता है तो अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है और बाढ़ का पानी हर तरफ पहुँच जाता है। तो सिर्फ बाढ़ का पानी ही नहीं पहुँचता, नदी में जो सारी बालू और कंकड़ मिट्टी पत्थर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी बाढ़ के साथ इस क्षेत्र में आके पहुँच जाती हैं। जब बाढ़ ख़त्म होता है तो नदियाँ अपनी मूल अवस्था में आ जाती हैं और ये यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर और जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसका निक्षेपण कर देती हैं, यहीं पर छोड़ जाती हैं और इससे एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं बाढ़ का मैदान। तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसी को हम खादर कहते हैं। हमने पढ़ाया है कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये खादर मिट्टी होती है, तो इसी को कहते हैं हम खादर मिट्टी। आगे बढ़ें और हम देखते हैं, ये देख लीजिए, दूसरा फिगर भी देख लीजिए, ये यहाँ पे है, ये इससे नदियाँ, नदी विसर्प का भी उदाहरण दे रहा है कि नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आके वेग में कमी आ जाती है जिससे ये नदी विसर्प का प्रतिरूप बनाती हैं।
तो ये इससे बगल में जो मैदान है ये सब बाढ़ मैदान है, जो कि नदी अपने मूल अवस्था में जब आ गई है, बाढ़ नहीं है, तो यहाँ पे मैदान का पूरा नया मैदान बनके तैयार हो गया है। आगे बढ़ें और हम देखते हैं गोखुर झील। तो ये पढ़ेंगे गोखुर झील। नाम से जैसे ही पता चलता है कि गोखुर मतलब गाय का खुर की नुमा जो ये झील होती है, इसी को कहते हैं गोखुर झील। तो ये स्थलाकृति जो है यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे, ये स्थलाकृति गोखुर झील, ये देखिए ये गोखुर झील, ये नदी विसर्प जब अवस्था आती है, नदी विसर्प की स्थलाकृति बनाती है। ये जब होता है नदी विसर्प होता है, नदी विसर्प की अवस्था में जब आती है, और ये आती क्यों है, नदियों का जब वेग कम हो जाता है, नदियों का वेग कम हो जाता है, नदी में जब पानी कम हो जाता है तो वेग की कमी आ जाती है, तो ये नदी एकदम मूल अवस्था में रहता है। लेकिन जब बारिश का समय आता है, बरसात की समय आती है, या नदियों में पानी जब बढ़ता है तो वो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, और मैदान में भी स्पीड आके थोड़ा तेज़ हो जाता है। और जब मैदान में नदियाँ स्पीड को तेज़ करती हैं तो क्या होता है, ये जो लहरदार हमको विसर्पनुमा आकृति दिख रहा है, ये थोड़ी सीधी होने लगती है धीरे धीरे। तो जब सीधी होने लगती है तो यहाँ से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, और ये कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं, इसमें जल का भराव बना रहता है, और ये गोखुर झील का निर्माण हो जाता है इसी से। देखिए ये गोखुर का झील निर्माण हो गया है, और यहाँ पे ये नदी जो है, ये अपना पहले नदी जो था ये इस तरह से था, लेकिन ये अपना जो है क्षैतिज अपरदन को कम किया है वेग की वजह से, और यहाँ पे गोखुर झील का निर्माण हो गया है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं हम डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो बेसिकली जो डेल्टा हम पढ़ा चुके हैं आपको, डेल्टा जो है ये नदी के मुहाने पर निर्मित होता है। नदी के मुहाने पर ये मलबे से निक्षेपण होता है, जो नदियाँ कंकड़ पत्थर और सारी चीज़ें लाता है मलबा, वो लाके मुहाने पर छोड़ देता है, जिससे एक विशेष प्रकार की आकृति स्थलाकृति की निर्माण होता है, जिसे को हम डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा है, ये जो फिगर है ये बेसिकली नील नदी का डेल्टा का है, ये त्रिभुजाकार डेल्टा है। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि ये जो है ये गंगा का डेल्टा है, तो ये भी एक डेल्टा है। ये नदियाँ जो है ये निक्षेपण से, ये जो मैदान बना हुआ है थोड़ा सा, ये नम भूमि होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं। वन डेल्टा है, ये बेसिकली डेल्टा जो है कई प्रकार का होता है, जैसे कि चापाकार डेल्टा होता है, पंजाकार डेल्टा होता है, त्रिभुजाकार डेल्टा होता है। ये सारी डेल्टा का प्रकार होते हैं। यहाँ पर अलग तरह की औरों से अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ये अलग तरह की पूरी एक पर्यावरण परिस्थितिकी है। तो आगे बढ़ें और यहाँ पे हम सारी चीज़ें हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक, और आगे हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। आगे हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हम पठार पढ़ेंगे, पहले प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।